चलिए आज हम आपसे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला कहता है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। कहता है कि जो गलत है इसको चुनना है। इस ऑप्शन में संवहनीय तंत्र के बारे में तो लगातार हम लोग पढ़िए रहे पिछले एक सप्ताह से कि संवहनीय तंत्र का मतलब होता है वैसा तंत्र जो हमारे बॉडी में किसी पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कि लाल रक्त संवहनीय संयोजी उत्तक है, यह बिल्कुल सही है। आपको गलत चुनना है, लेकिन पहला जो लिखा हुआ है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो है लाल रक्त कणिका जो है वह एक तरल संयोजी उत्तक है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा कहता है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन माना जाता है। हम पहले तुमको याद करवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि आरबीसी का उम्र काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आरबीसी में प्रति घन मिलीलीटर 50 लाख से 55 लाख मॉलिक्यूल्स होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए मेरे भाई ये भी आपका सही है। अगला कहता है कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त रहता है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर लिखा है, मिला जुला के सही है क्योंकि 5 से 6 लीटर एवरेज एक पुरुषों में होता है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि एक शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% होता है, ये गलत लिखा हुआ है, अतः इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर डी नंबर होगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर का तीनों सही लिखा हुआ है। आरबीसी एक तरल संयोजी उत्तक है, आरबीसी का उम्र काल 120 दिन का होता है, आरबीसी ब्लड की मात्रा किसी भी वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है, तो उसी के एवरेज में 6.8 लिखा है, एकदम चलेगा, सही लिखा हुआ है। और ये जो लिखा है कि शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8 होता है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम आपको पढ़ा चुके हैं कि शरीर में ब्लड की मात्रा यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, परसेंट में पूछेगा तो 7% होगा, यदि भागा में पूछेगा तो 1/13वां भाग। आपके बॉडी का वजन जितना है, आपके शरीर का वजन जितना है, उस शरीर के वजन का कितना परसेंट ब्लड होना चाहिए आपके बॉडी में? तो शरीर के वजन का 7% ब्लड होना चाहिए, या शरीर के वजन का 1/13वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बच्चे का जवाब भी आ रहा है सर ये गलत है, यानी डी नंबर गलत लिखा हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल कहता है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का ही सवाल है, थोड़ा देखा जाए। कहता है परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। क्वेश्चन क्या कहा था? 7 से 8% सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पूरे वजन का होता है, एकदम सही लिखा हुआ है। ये सही या गलत खोजना है। लाल रुधिर कणिका की आयु इतना दिन का होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर है, ये भी सही लिखा हुआ है। इसका भी आंसर क्या होगा मेरे भाई कि केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक होता है, ये गलत लिखा हुआ है। अतः ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू वेरी मच। दुरीना ऐप मोबाइल में कोर्स नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए मेरे भाई, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए गौर करेंगे। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को? सबके लिए क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ऊपर का तीनों विकल्प सही है और नीचे वाला क्या हो गया? गलत हो गया। लक्ष्मण थोड़ा पानी पिलाओ। लक्ष्मण थोड़ा फुर्सत में आएगा तो पानी लेते हैं ना। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एकदम ध्यान से, डी नंबर ही होगा दो का। वाह थैंक यू वेरी मच। देखिए आप लोगों को कितना अच्छा लगता होगा जब आप पूरी थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लेते हैं और आपको याद भी हो जाता है, और जब सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन की बात होती है तो यकीन मानिए हमको जब इतना खुशी मिलती है तुम्हारी आंसर को देखकर कि पट पट आप लोग आंसर बताते हैं और इतने अच्छे तरीका से आपको क्वेश्चन समझ में भी आती है, सारी चीज आप याद रखते हैं, तो तुमको कितना खुशी मिलता होगा ये हमें पता है और तुमको भी पता है। इसलिए कहते हैं कि एक भी क्लास अब्सेंट नहीं करना रे भाई। अपने लिए जब पढ़ना है तो फिर क्लास अब्सेंट क्यों करेंगे? रेगुलर क्लास कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, घर पे जाके टीचर के पढ़ाने के बाद फिर घर पे रिवीजन कीजिए, और जब क्वेश्चन डिस्कशन में आइएगा तो पट पट बनता जाएगा, और परीक्षा हॉल में जाइएगा तो वहां भी पट पट बनता जाएगा।
तभी रिजल्ट होगा रे मेरे भाई। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं इसको लगातार बढ़ाते रहिए, बहुत आपको मजा आएगा। आएगा ना? चलिए अगला सवाल देखो क्या कहा। कहता कि सामान्य मानव रक्त है। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। रक्त क्या है? यह एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो यह एक तरल संयोजी टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो क्लियर हो गया, जिसका पीएच मान 7.4 हो जाएगा उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा, और 7.4 हो गया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। अतः आंसर क्या हो जाएगा कि थोड़ा ये क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बहुत सारे बच्चे डी बता भी रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए रक्त का रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। और 7.4 की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है? चलिए धन्यवाद। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दबाव कितना होना चाहिए? हम बताए थे ना सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर बताए थे कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायसिस्टोलिक 80 होता है। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 120/80। किस में लिखा हुआ है 120/80? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120/80। क्योंकि बताए थे ब्लड प्रेशर जो है उसका मान सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसमें 120 होता है, डायसिस्टोलिक में 80 होता है। तो रक्त दबाव का मान क्या हो जाएगा? 120/80, यानी सिस्टोलिक बट्टा डायसिस्टोलिक। क्लियर? याद है ना? चलिए अगला सवाल कहता है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? कहता है कि आपके ब्लड में कौन ऐसा चीज है जो भोजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन कचरे का वहन करता है? तो इसमें आपके वाटर का नाम आता है, जल का नाम आता है, और वो सबसे बड़ा भाग किसका है? इंपॉर्टेंस भाग तो आपके प्लाज्मा का है। इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा, जो कि क्या करता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का वहन करता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के अस्कंदन में निहित होता है? हम प्लाज्मा में बताए थे ना कि 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। आपको याद होगा, हम आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय समझा चुके थे कि आपका प्लाज्मा जो है इसमें 7 से 8% क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और ये जो 7 से 8% प्रोटीन रहता है इसमें ग्लोबिन प्रोटीन भी रहता है, इसमें आपका फाइब्रिनोजेन भी रहता है, प्रोथ्रोम्बिन भी रहता है। तो आपका फाइब्रिनोजेन जो है, आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये दोनों क्या करता है? ब्लड का क्लॉट होने में आपका सपोर्ट करता है। कौन कौन? फाइब्रिनोजेन भी और प्रोथ्रोम्बिन भी। ये दोनों ऐसा प्रोटीन प्लाज्मा का है जो ब्लड क्लॉटिंग में सपोर्ट करता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजेन, और एक नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये दोनों क्या करता है? ब्लड के क्लॉटिंग में, यानी रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन बाबू रे? चलिए एकदम रेगुलर इसी तरह क्लास कीजिए और क्वेश्चन डिस्कशन में आइए। यकीन मानिए कि इस बार कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं लेगी जो तुम्हारे रिजल्ट को रोक देगा मेरे दोस्त। क्योंकि ये पसीना जो निकल रहा है, ये पसीना कहीं ना कहीं रंग लाएगी। नहीं देख रहा पूरा कपड़ा भींग गया। अब देख रहा है कोगनेची बता जे भींगल नहीं है, वो तो गंजी है यहाँ सुखल बुझार, देखो पूरा भींग गया है। कलर दिस कलर से लग रहा होगा कि एकदम पूरा भींगा हुआ है। ये सब तो हर प्यार है। चला इसी तरह से ने दोनों का नाम बताए थे ना बाबू रे, फाइब्रिनोजेन भी प्रोथ्रोम्बिन भी प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये क्या करता है? तो ये आपके ब्लड को क्लॉट होने में आपका सपोर्ट करता है। वैकेंसी लेने के बाद भी क्लास कर रहे हैं। चलिए एकदम कीजिए। अगला सवाल कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किसे जुड़ा रहता है? अब कहता है कि वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो उसको मरकरी कॉलम के नाम से जाना जाता है। वो किससे जुड़ा रहता है? HG से जुड़ा रहता है। पारा सबको पता है,
पारंपरिक ब्लड प्रेशर में जो उपकरण यूज किया जाता है तो उसमें जो पारे का कॉलम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्वेश्चन में लिखा था पारे कॉलम उतार चढ़ाव होता है, तो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? तो मरकरी से। मरकरी का मतलब ये होता है पारा। मरकरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पारा होता है, Hg इसका सिंबल होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्लास कहता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह कहता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल दाता, यानी ई बोला यूनिवर्सल डोनर निम्नलिखित में से कौन है? हम आपको कल भी पढ़ाए थे, शायद इसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता होता है। ब्लड ग्रुप आपका ओ जो है ये सर्वदाता होता है। इस सबको ब्लड क्या करता है? इस सबको ब्लड दे देने का काम करता है। और ब्लड ग्रुप ए भी क्या होता है? ए भी होता है सर्वग्राही। ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इस सबसे ब्लड लेने का काम करता है और इस सबको ब्लड देने का काम करता है। लव यू टू मेरे भाई, एकदम इसी तरह मजा से पढ़ो। ब्लड ग्रुप ओ क्या करता है? सर्वदाता है, इस सबको ब्लड दे देता है। और ए भी क्या है? सर्वग्राही है, इस सबसे ब्लड ले लेता है। आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक दाता पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लड ग्रुप ओ। थैंक यू। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह के बारे में समझाए थे ना कि लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में? 4 भागों में। उसमें ए भी आता है, बी भी आता है, ए बी भी आता है और ओ भी आता है। ब्लड ग्रुप क्या गो रे बाबू? 4 गो, ए बी और ओ, ए बी ओ। तो आंसर क्या होगा? ई नहीं ये होगा, ई नहीं ये होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कि कोनो ब्लड ग्रुप है ये नहीं है। अरे ए है, बी है, ए बी है, ओ है, सी कोई ब्लड ग्रुप है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए धन्यवाद। ओ निगेटिव होता है सर की पॉजिटिव, ओ निगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है मेरे भाई। अगला, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? अब ये न बताए बाबू रे, सार्वभौमिक दाता जो है वो ओ को कहा जाता है, किस ऑप्शन में है? डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई रे? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान स्तर कितना होता है? ये तोरा बताना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रे मेरे भाई, ये तोरा यादें नहीं करवा दिए थे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, इसलिए न इसकी प्रकृति क्षारीय होता है, ये तोरा समझा दिए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 7.8 एवरेज चलेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो गया। देखिए कभी कभी आपको क्या होता है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना होता है और ऑप्शन के अनुसार ही आपको आंसर मारना पड़ता है। कभी कभी ये परेशानी आपको मिलेगा। हेलो, हाँ सर, हेलो हेलो। कभी कभी बाबू रे तुमको आंसर एग्जैक्ट तुमको याद रखना ही होता है। एग्जैक्ट याद रखने के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी तुमको आंसर पर भी ध्यान देना है कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए अगला सवाल कहता है कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है आपके ब्लड में? तो आरबीसी करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ साथ साथ कर लो। समझ गए बाबू? तो यहां पर क्या है मेरे भाई कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है। जब इसकी बात करता है तो आंसर आरबीसी होगा, क्योंकि आरबीसी ही क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और आपके बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कॉर्पसेल्स में देखा जाए तो वो आरबीसी ही रहता है। इसकी कणिका की संख्या बताए थे ना कि 50 से 55 लाख,
50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यों रहता है, सर्वाधिक आपके बॉडी में है। और डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या बताए थे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे ये मात्र 1% आपके बॉडी में रहता है, ओनली 1%। इसलिए आंसर हो जाएगा आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अगला सवाल, रक्त का जिसमें कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सेम क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन के परिवहन की बात बोलेगा तो आरबीसी ही होगा। चलिए अगला, बाबीय श्वसन क्या है जानते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बाबीय एक अबाबीय। श्वसन तंत्र में थोड़ा समझा चुके थे। बाबीय का मतलब होता है जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अबाबीय का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो बाबीय, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसको अबाबीय कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आणविक ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वैसी श्वसन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसी को क्या कहा जाता है, उपस्थिति में होगा तो उसको ऑक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया रे मेरे बाबू। अगला, कहता है डैश रक्त का वो भाग है जिसमें 92% जल, 8% हो गया आपका प्रोटीन, 2% 92 ने बाबू यहां पर गलत लिखल है, क्वेश्चन को सही कर लेंगे। उसमें 90% होगा जल। आपके ब्लड में बताए थे ना कि 90% जल, 8% प्रोटीन और 2% में जो है खनिज, हार्मोन और इंजाइम्स ये सब आ जाता है। तो टोटल 90, 8, 98, 200 हो गया। और ये किसमें रहता है, ये प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 3 भाग बांटे थे, प्लाज्मा में वाटर भी रहता है, प्लाज्मा में क्या कहते हैं, हेलो 53वीं से जो 55वीं था वो उसके बाद 63वीं भी 60 62वीं था। सर अभी हम क्लास निकलेंगे तो 8-9 बजे बात करेंगे सर, ठीक। देखता चला तुम्ही लोगों के लिए किताब के लिए कितना हम रात दिन लगे हुए रहते हैं कि वो हर तरह की किताबें हम तुम्हारे मार्केट में तुमको पहुंचा दें जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी तुम्हें लालसा है। कल से आपके कल तो ध्यान देंगे बाबू, कल से आपके मार्केट में एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और सोमवार से आपके मार्केट में रेलवे सामान्य ज्ञान का जो वन लाइनर बोले थे जिसमें 15,000 प्लस वन लाइनर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज है। 15,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। वो वन लाइनर वाली बुक जो है वो सोमवार से आपके मार्केट में मिलने लगेगी। बोलने आ गया नहीं, सोमवार से मिलेगी। आप शॉपडे से भी मंगवा सकते हैं और आप अपने मार्केट से भी खरीद सकते हैं। एकदम दुकान पे जाइए, मंडे से पूछिए कि झांसर वाला वन लाइनर आ गया क्या, उस पर देखिएगा मेरे नीचे नाम लिखा रहेगा राहुल सवर्णा। पूरी मेहनत से उसको तैयार किए चला। 1992 से अब तक के सारे क्वेश्चन का समझिए वन लाइनर उसमें दे दिए हैं ताकि तुम्हारे लिए बहुत फायदा हो जाए। हिंदी का बुक वगैरह तो आएंगे या जीडी के लिए, एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक भी परसों से मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, एनटीपीसी क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है मार्केट में, आज से मार्केट में चला गया है। और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट जो है वो अगले वीक में लगभग शुक्रवार तक हुआ जाएगा। काफी कम तैयारी चल रही है। तबीयत पर क्या ध्यान देंगे, चला देख रहा है शनिवार भी क्लास, रविवार भी क्लास, रेगुलर क्लास से कितना ध्यान दे चला। तुम लोग के एग्जाम जो प्रेशर में है ना, मैंने तुम लोग का ग्रुप डी एग्जाम है, एनटीपीसी एग्जाम है, अभी दरोगा का एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम जो तुम लोगों का है, इसीलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा सा तुम्हारे लिए तबीयत खराबों में काम चलेगा। तुम लोगों के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, चला इसलिए तुम लोग इस मेहनत को रंग लाओ। देख रहा है बहुत सारा बच्चा बोला सर थोड़ा सा एग्जाम है, थोड़ा फास्ट कीजिए। तो फास्ट हम नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाएंगे स्लो ही, लेकिन एक दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि हम फास्ट यदि पढ़ा देंगे तो सिलेबस समय से खत्म हो जाएगा लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा। और मेरा उद्देश्य रहता है कि किसी भी सूरत में हम तुमको जो पढ़ाएंगे वो 100% तुमको याद हो जाए, तुमको समझ में आ जाए, ताकि तुमको फायदा हो सके। इसलिए हम संडे को भी हम चाहते तो आज सारा क्वेश्चन डिस्कशन खत्म करवा देते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सब करवा देंगे, याद ही नहीं रहेगा। तो आधा आज कर लेंगे और जो बचेगा उसको
कल कर लेंगे, एकदम टेंशन इस बात का नहीं लेना है। आधा आज डिस्कशन कर लेते हैं, जो बच जाएगा वो कल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लिए, अपने बुक में ठीक कर लेंगे। 90% जल, हम बताए थे इसमें जल जो है वो कितना रहता है, 90% रहता है। प्रोटीन कितना रहता है, 8% रहता है। और हैवी मटेरियल्स की बात करेगा तो कितना रहेगा, 2% रहेगा। वही क्वेश्चन पूछा था किसमें, तो ये प्लाज्मा में होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 का डी। क्लियर हो गया? अगला कहता है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी होता है। ये कहता है मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिस पर एंजियोप्लास्टी रहता है, यानी जिस पर एक कवर्ड रहता है एंजियोप्लास्टिक का, वो आपका हार्ट होता है, उसको आप हृदय के नाम से जानते हैं। और आपको पता है हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है, हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, पेरिकार्डियम। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हृदय के ऊपर एक आवरण लगा रहता है, उस आवरण को किस नाम से जानते हैं, तो हृदय के ऊपर जो आवरण लगा रहता है उस आवरण को पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद रहता है। हम आपको बताए थे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ये 2 चीज से बना होता है, एक लोहा से बना होता है और दूसरा प्रोटीन से बना होता है। तो कौन धातु हो गया, लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बहुत मजा लेकिन आ रहा होगा, चला हमको भी और तुमको भी लग रहा है, क्योंकि जितना चीज हम आपको समझाए, जितना आपको याद करवाए हैं, वो देखो टोटल एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है। इसके जो सामान्य विज्ञान की जो बुकें हैं, चाहे उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जिसका डिस्कशन आप कर रहे हैं। यानी थ्योरी पढ़ने से आपके एग्जाम के सारे सवाल आपको बन रहा होगा, तो जरूर आपकी भी खुशी आपको मिल रहा होगा कि चलो भाई इतना चीज पढ़े तो लगातार क्वेश्चन भी आपसे बनते जा रहा है। क्लियर? लोहा आपके हीमोग्लोबिन का पार्ट्स है। अगला है हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, रक्त में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होगा, आरबीसी के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। यानी ब्लड का लाल रंग होने का मेन रीजन आपका हीमोग्लोबिन ही है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्लियर? अगला है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में मौजूद ग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। क्लियर हो गया? अगला, मानव रक्त की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच, रक्त के फेफड़ा का। बताइए पल्स दर किसके लिए निकाला जाता है। पल्स दर जब भी निकलेगा तो उससे क्या पता चलेगा, आपका दिल जो है, यानी आपका हार्ट के फंक्शनिंग जांच करने के लिए यानी एक हो जाएगा। इसको ब्रेन से कोई मतलब नहीं, ब्लड से, फेफड़ा से भी कोई मतलब नहीं। वो पल्स से काय करता है, वो आपके हार्ट बीट को चेक करता है, हृदय की धड़कन को चेक करता है। क्लियर? वन लाइनर की बुक ऑनलाइन मिलेगा, हाँ मिलेगा बाबू। वो जो रेलवे सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन बुक है, जिसमें 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, हाँ ऑनलाइन भी मिलेगा, सॉफ्ट डे पर, ऑफलाइन भी आपको मिलेगा, एकदम हर जगह मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। चला, अगला, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत डैश प्रति मिनट होता है। देखिए मानव हृदय की सामान्य धड़कन जो होता है वो 72 बार प्रति मिनट होता है। कितना बार होता है, 72 बार प्रति मिनट होता है। अब आपके ऑप्शन में इसके हिसाब से कुछ नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या आंसर देंगे, 72 बार प्रति मिनट। और एक बच्चे की बात करते हैं, अब मानव दिया, इतने का वयस्क है कि बच्चा, और बचवा वाला हम क्या बताए थे, 110 बार प्रति मिनट। बचवा वाला हम बताए थे 172 बार, वयस्क में बताए थे 72 बार प्रति मिनट, और बचवा में बताए थे 110 बार प्रति मिनट। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर मार दो, 100 से 100 कितना, 20 चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा ऑप्शन एकदम नहीं होना चाहिए था। अरे जब वयस्क में 72 है और बचवा में 100 क्या कहते हैं 10 है, तो ऐसा देता 70 से 110 देता, 70 से 120 देता, लेकिन 100 से 120 दिया तो काम चलेगा।
क्योंकि आपको 110 टप जाना है और किसी ऑप्शन में देखो 110 नहीं टपा, 110 नहीं टपा, इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है रक्त में सफेद रक्त कण क्यों होता है? प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है? नहीं। पोषक तत्व को ले जाता है, संक्रमण से बचाता है और खून जमने में मदद करता है। तो रक्त में जो सफेद रक्त कण है ये आपको क्या करता है? शरीर में संक्रमण से बचाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि हम आपको बताए थे WBC जो है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो है, वो आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोगाणु का भक्षण करता है, इसलिए आपके लिए जरूरी है, ये आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक आ गया आपके मार्केट में। एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक कल से आप अपने मार्केट में खरीद सकते हैं और प्रैक्टिस सेट अगले वीक में आ जाएगा। एनटीपीसी का भी क्वेश्चन बैंक आ चुका है, प्रैक्टिस सेट अगले वीक में आ जाएगा। क्लियर? तब तक क्वेश्चन बैंक बनाओ धाए धाए। अगला देखो, कहता है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर रहता है? गौर कीजिएगा, कहता है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर रहता है? तो जब ये मानव गति निर्धारक बोल दिया तो गति निर्धारक कहां रहेगा? तो आपके दिल में रहेगा। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 24 का आंसर हो जाएगा दिल। ए दिल संभल जा जरा। क्लियर? तो कहां रहता है मेरे भाई? तो आंतरिक गति निर्धारक जो है मानव शरीर के निम्नलिखित अंग कहां पर स्थिर रहता है? तो आंसर हो जाएगा दिल में रहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कहता है कि ए, बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ सिस्टम जो प्रणाली है इसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में बताए थे कल हो कि उन्होंने एबीओ सिस्टम दिया था, उसी से ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। ए बी ओ, ए बी ओ के कहा था? लैंडस्टीनर ने मेरे बाबू। अगला सवाल, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर ब्लड होना चाहिए? एक वयस्क मानव शरीर के शरीर में एवरेज 5 से 6 लीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 लीटर। क्लियर हो गया? अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बनाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय के कार्य को बताने का काम करता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, ईसीजी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, कहता है एबी रक्त वाला एक व्यक्ति एबीओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता है, रक्त ले सकता है। सार्वभौमिक ना तो एक सार्वभौमिक प्रदाता है और ना ही सार्वभौमिक दाता है। अब एक व्यक्ति क्या करेगा रे? रक्तदाता तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत बात है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कि तोरा पता है ए बी सर्वग्राही है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है उस सबसे ब्लड ले सकता है। एडवांस मैथ का बुक अगले वीक में आपके मार्केट में आ जाएगी, वो कल या परसों छपने जाएगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, वो आ जाएगा अगले वीक में। एडवांस मैथ का बुक भी बहुत ही बेहतर जबरदस्त एडवांस मैथ बुक आ रही है। क्लियर हो गया? ध्यान दें, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है कौन? ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि वो सर्वग्राही है। अगला है मानव स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच का सीमा कितना होना चाहिए? 7.35 से 7.45, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक मानव स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45, यानी 7.4 के एवरेज होना चाहिए, उससे कम होगा फिर दिक्कत है। अगला सवाल, रक्त एक डैश है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है मेरे बाबू? देखो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया है और इतना बेहतर है कि तुरंत तुरंत हमारे बच्चे जवाब भी देते जा रहे हैं। थैंक यू आप लोगों को। एकदम देखते हैं, करते हैं, क्लास जो बढ़िया से कर लेगा उस कहीं नहीं सोच रहे, कितना बार बता चुके हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, नहीं बताए थे? चलिए, हाँ आज मॉर्निंग वाली क्लास हुई थी, बिल्कुल हुआ था। अगला है कि मानव शरीर मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिका में, यकृत कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में, श्वेत रक्त कणिका में।
अब कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाएगा, इसके बारे में बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है, ये आपको एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो लीवर में पाया ही जाएगा, मांसपेशी में रहबे करता है, डब्ल्यूबीसी में रहबे करता है। किसमें नहीं रहता है, तो लाल रक्त कणिका में। आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। किसमें नहीं रहता है, आरबीसी में। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो, कहता निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, अशुद्ध रक्त। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम दो चीज बताए थे। एक बताए थे धमनी, जो क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है, धमनी शुद्ध रक्त का। और सीरा के बारे में क्या बताए थे, सीरा जो है वो अशुद्ध रक्त का वहन करता है, सीरा अशुद्ध रक्त का वहन करता है। और धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। लेकिन बताए थे जब पल्मोनरी शब्द लगा दे तब उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध का और पल्मोनरी सीरा शुद्ध का। लेकिन जनरल पूछेगा तो धमनी शुद्ध का और सीरा अशुद्ध का। क्वेश्चन जब पल्मोनरी लगा देगा तब उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहा था अशुद्ध रक्त का संचार कौन करेगा, तो अशुद्ध रक्त का संचार कौन करेगा, पल्मोनरी धमनी करेगा अशुद्ध रक्त का संचार। क्यों, क्योंकि धमनी तो शुद्ध रक्त का संचार करता है, एक पल्मोनरी लगा देगा तब वो अशुद्ध रक्त का संचार करेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च दाब वाला लिपोप्रोटीन, रेसे फैक्टर और डिंबाबंद प्रोटीन के। जल्दी इसका आंसर बताओ, पढ़ा चुके हैं कि कौन इनमें से जो है आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए बारे में कम घनत्व लिपोप्रोटीन तो बतेबे करता, कौन नहीं बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेसेस फैक्टर जो है यानी आरएच फैक्टर में बताइए कहीं सा कोलेस्ट्रॉल का चर्चा था। आरएच फैक्टर जो है, ये आरएच फैक्टर में क्या बताए थे, इसमें तो ब्लड के पॉजिटिव और निगेटिव को बताया गया था, इसको कोलेस्ट्रॉल से कोई मतलब नहीं है। आरएच फैक्टर में बताए थे कि कौन ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और कौन ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, यानी कौन आरएच प्लस होगा और कौन आरएच माइनस होगा, इसके बारे में बताया गया था। और आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर और विनर ने। किसने किया था, लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। क्लियर। अगला देखिए क्या कहता है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो भरी होती है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो भरी होती है। किससे, धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है। और आपको पता है जब धमनी शुद्ध रक्त का वहन करेगा तो शुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि धमनियां जो है ये शुद्ध रक्त का वहन करता है और उसमें क्या मिला रहता है, तो शुद्ध रक्त बोले तो उसमें ऑक्सीजन रहता है। क्लियर। मॉर्निंग का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा बाबू। अगला कहता है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वो क्या है, प्लाज्मा कोशिका है, पेशी है, द्रव है और उत्तक है। प्लाज्मा बताइए जल्दी, क्या हो सकता है, प्लाज्मा द्रव होगा कि कोशिका, कोशिका तो नहीं हो सकता है, पेशी भी नहीं होगा, उत्तक भी नहीं होगा। प्लाज्मा एक द्रव है जो किसमें पाया जाता है, ब्लड का जो है एक पार्ट्स होता है प्लाज्मा। आपका रक्त जो द्रव अवस्था में पाया जाता है इसी का एक पार्ट्स क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रक्त कणिका बारे में सही नहीं है, कार्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, वृत्तीय उभयतल, 5.7 हीमोग्लोबिन मौजूद। गलत कौन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रहबे करता है, पूछ रहा था सही नहीं है तो आंसर होगा इसकी लंबाई नहीं होता रे मेरे बाबू। आरबीसी का क्या कुछ लंबाई होगा, नहीं होगा, गलत है। हीमोग्लोबिन मौजूद रहबे करता है, आकृति उसका उभयतल होबे करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करबे करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है, पूर्ववर्ती हिस्से में कौन एकत्र करेगा, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला में कौन करेगा, तो नीले महाधमनी, सुप्रियर वेना कावा। और जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा रे, मेरे ख्याल से ये सुप्रियर वेना कावा होना चाहिए, जो क्या करता है, शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में रक्त एकत्र करता है। ये निलय जो है, निलय ये आर्टरी सब तो हृदय का पार्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा था कि नस के बारे में जो शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों में, यानी नस के बारे में बोला, उस वेन के बारे में
जो पूर्ववर्ती को क्या करता है, ये स्टोर करता है, हिस्सों में रक्त को एकत्र करता है, तो आंसर सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा। अगला कहता है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। पहला कहता है रक्त लाल सामान्य उत्तक है, ये तो सही है। एक व्यक्ति में लगभग 8 लीटर ब्लड, ये भी सही है, ये भी सही है। वह शरीर जो भार का लगभग 17 से 18% गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों का तीनों सही है और ये गलत है और आपको गलत चुनना था, इसलिए आंसर हो गया डी। और अगला सवाल कहता है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होना चाहिए। 2 से 3 मिनट या से लेकर 4 से 6 मिनट होना चाहिए। इसका तो आंसर 2 से 3, 4 से 6 होना चाहिए। अब इसी के एवरेज में क्या है, 2 से 10 तो इतना होगा, 2 से 7, 3 से 10, थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, या 3 से 10 मिनट जो है इसका एवरेज समय लगेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आंसर मारना होगा तब आंसर सी होगा, क्योंकि पता है कि ब्लड जो है वो जमने में 5 मिनट 7 मिनट टाइम लगता है। यदि ज्यादा आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड को जमने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए मेरे भाई, आज हम आपकी सेवा यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी तो इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बिग बूस्टर पर क्लास वगैरह भी रहता है, चलिए उसका एंजॉय कीजिए। लेकिन कल याद रखिएगा, कल भी शाम के 7 बजे आपकी क्लासेस होगी और इसी टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। जो क्वेश्चन बच गया है उसका डिस्कशन कल होगा शाम के 7 बजे। कितने बजे, शाम के 7 बजे। कल फिर डिस्कशन में आपके साथ मिलते हैं, फिर मंडे से अपने अपने टाइम पर क्लास करेंगे। धन्यवाद।